हेलो प्यारे बच्चे, मैं दीपक कुमार और आप लोग सभी को आपके खूबसूरत से चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। और आज क्लास 10th के साइंस के वीडियो को लेकर मैं आया हूं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, क्लास 10th के फिजिक्स के, और ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से। डिटेल डिस्कशन दूंगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको पता होंगे और बहुत सारे इससे आपको सीखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी बच्चों तक भेजें जो आगामी क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों के डिस्कशन को। मेरे पास आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला नंबर प्रश्न। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और आपको पता होगा शायद, अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। आइए यहां पर है एक प्रश्न की तालाब, यहां पर दिया गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, आपसे यह पूछा गया है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आपको देखने, अगर ये चैप्टर आप डिटेल्स पढ़े होंगे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, तो आप देखे होंगे कि प्रकाश के इस अपवर्तन के घटना के कारण, अगर कहीं प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है तो फिर प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है। प्रकाश का अपवर्तन है क्या, पहले ये मैं एक डिफिनेशन से आपको मैं बता देना चाहता हूं। प्रकाश की अपवर्तन की घटना वैसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में यदि एंटर करती है तो वो जिस पथ पर चल रही होती है उस पथ से विचलित होकर मुड़ जाती है। और इस घटना के कारण कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है। उसी का एक उदाहरण यहां पर है जो प्रश्न में दिखाई दे रहा है। आइए जैसे एक समझते हैं। मान लीजिए कि दो माध्यम है, एक वायु है और दूसरा जल है। दो माध्यम, वायु जल के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है और जल जो है वो वायु के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण इस दिशा से चलकर आती है ऐसे, और अगर यहां पर एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं तो जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसको जाने का पथ ये है। प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, परंतु इस पथ पर न जाकर यह प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी और ऐसे चली जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसी घटनाओं के कारण कई प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करता हूं मैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो सकता है, यह देखने को मिलता है। पहली घटना है, आप देखे होंगे जल से भरी
बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना। एक घटना तो ये देखे होंगे कि अगर कोई बाल्टी जल से भरी हुई है तो उसका जो पेंदी है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा या उसकी गहराई कम मालूम पड़ेगी। क्या रीजन है? प्रकाश का अपवर्तन का घटना का एक उदाहरण है। सबसे खूबसूरत सा उदाहरण आपने देखा होगा रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों के टिमटिमाने की घटना जो रात्रि में आप देखते हैं, यह भी एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन हमारे वायुमंडल में बहुत बार होता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन का भी एक उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन की जो घटना है जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखी जाती है, उसमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो और भी इसके अलावा एग्जाम्पल है, और भी जैसे सीधी छड़ी, सीधी छड़ी का पानी में टेढ़ा दिखाई देना। और भी एग्जाम्पल होंगे जैसे तालाब की गहराई कम मालूम पड़ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो प्रकाश की अपवर्तन की घटनाओं से रिलेटेड होंगे। आपने देखा होगा, आप एक नींबू लीजिए और नींबू को पानी में डाल दीजिए, कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसमें नींबू को डाल दीजिए, और बाहर से आप देखेंगे तो जो ओरिजिनल साइज होगा नींबू का, जो आप पानी से बाहर देखे होंगे, उससे कहीं बड़े आकार में दिखेगा पानी में डूबा हुआ नींबू, जब उसको ग्लास में पानी डालकर और बाहर से देखेंगे। ये सारी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। आइए, जो आपके पास प्रश्न था उसको मैं डिस्कस करता हूं। प्रश्न था मेरे पास कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब के जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अभी अभी मैंने बताया प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहां पर है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग, परावैगनी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और इनमें से सभी। प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अब लाइट्स के बारे में बहुत डिटेल्स क्लास 10th में नहीं जानते हैं, परंतु जब आप क्लास 12th में ऑप्टिक्स में लाइट्स के बारे में आप जानेंगे, या क्लास 10th में इतना तो जानना है, इतना तो पढ़ाया जा चुका होगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है लाइट। अब विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, ये मैं क्लास 12th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां मैं इसको डिस्कस कर दिया हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो अभी बस आप समझेंगे कि प्रकाश तरंग एक प्रकार का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंग गलत है, परावैगनी तरंग गलत है, इनमें से सभी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। आगे देखें, आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको चिन्ह परिपाटी याद होगा। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, तो ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाईं तरफ की मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव लेनी है। मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां निगेटिव लेनी है।
ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर मानते हैं, इसको अगर प्रधान अक्ष में बोलता हूं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के नीचे की सारी दूरियां निगेटिव लेनी है और प्रधान अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां पॉजिटिव लेनी। फिलहाल मैं शॉर्ट्स में ऐसे ही समझा दिया। आइए, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण होती कैसी है? तो आप देखे होंगे कि अवतल दर्पण जो है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ऐसे बनता है अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। मान लीजिए इसका ध्रुव है, ये उसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे इधर से, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। इसको हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग पढ़ेंगे फोकस, फोकस। तो ये सभी दूरियां हम लोगों को मापनी होती है मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से। इसको ध्रुव भी बोलते हैं, पी को ध्रुव भी बोलते हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापनी होती है। और अगर ध्रुव से हम लोग अगर राइट साइड जाते हैं तो दूरियों को प्लस लेते हैं, और ध्रुव से अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो दूरियों को माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब देखिए, तो फोकस आपको कहां दिख रहा है? यहां पर फोकस है, ये फोकस। आप मूल बिंदु से ध्रुव से किधर माप रहे हैं? लेफ्ट साइड। आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपतित किरण हमेशा डाली जाती है इस दिशा में, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में अगर दूरी मापते हैं तो वो हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा निगेटिव होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी। दिया हुआ था अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो धनात्मक होगा। आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप पढ़ेंगे धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। याद रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। फोकस को एफ से लिखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया गया है प्लस। लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता आपसे पूछा है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P का सूत्र होता है 1/f। ये 1/f तब होगा जब इसको हम लोग मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में। फोकस को मीटर में लेंगे। और अगर ऊपर हम 100 रखते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, ऊपर 100 रखते हैं तो नीचे f रखेंगे सेंटीमीटर में। अब यहाँ f का मान सेंटीमीटर में दिया था, तो 100 और बटा में 20, 20 बचे 100, प्लस में 5 डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्र, किसका एसआई मात्र? लेंस का। यह भी बात याद रखिएगा, लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, आपको याद रखना है। डायोप्टर को डी से लिखते हैं। तो लेंस यहां पर ऑप्शन में आया, आपका आंसर आया +5d। +5d ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही उत्तर होगा। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है किसी लेंस का, तो उसका जो क्षमता होगा वो होगा प्लस में 5 डायोप्टर, +5d। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखें, करा निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किससे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका से प्रतिबिंब नहीं बनेंगे जी, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, ये गलत ऑप्शन है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने, यहां अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। याद रखिएगा, वह कौन सा लेंस है जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर प्रश्न में कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको बनाने वाला जो लेंस है वो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज हमेशा बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। उत्तल लेंस एक इस प्रकार का लेंस है कि उससे हम लोगों को वास्तविक इमेज प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखें, रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगी के नाक, कान, गला इन सबको जांचने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो ये भी अवतल दर्पण का उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान और गला ये सब चीजों को जांचने के लिए। आइए नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस जब F और 2F के बीच रखा जाता है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु को जब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस होता कैसा है? उत्तल लेंस इस प्रकार का एक लेंस होता है। ठीक है, यहां मान लीजिए F है और यहां मान लीजिए 2F। ठीक है, इधर भी होगा F और 2F। F और 2F के बीच वस्तु को रखा गया है। वस्तु को कहां रखा गया है? F और 2F के बीच। तो यहां से एक किरण लेंगे, समांतर किरणें, ये फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चलेगी ऐसे। दूसरा प्रकार का किरण लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे चलेगी, यहां पर होंगे। यानी यहां पर प्रतिबिंब AB वस्तु था और उसका प्रतिबिंब कौन बना? A' B'। ये प्रतिबिंब यहां वस्तु था, इसका प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से कैसा है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है और साथ में वास्तविक, साथ में कैसा है? वास्तविक। तो वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक कैसे है? क्योंकि वास्तविक किरणें जाकर यहां पर मिली है B' यहां। तो जब इस प्रकार की किरणें एग्जैक्ट रूप से काटती है एक दूसरे को, जब वास्तविक किरण एक दूसरे को काटती है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है और उल्टा है। तो प्रश्न कह रहा था कि उत्तल लेंस में F और 2F के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका बड़ा होगा और वास्तविक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चलिए आगे है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब आपका कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा जिससे आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सके? ऑप्शन में है वक्रता केंद्र, फोकस, प्रकाश बिंदु। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ये सब लेंस नहीं है, ये सब लेंस के डिफाइंड टर्म्स है। वक्रता केंद्र लेंस का एक परिभाषित पद है, फोकस लेंस का होता है, प्रकाश बिंदु लेंस का होता है। तो ये लेंस के डिफाइंड टर्म है, लेंस नहीं है। तो आपको इसमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय ठोस पृष्ठ, देखिए ये पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। ये दोनों पृष्ठ स्फेरिकल है, गोलीय है। और प्रश्न में वही कह रहा है कि वक्रीय, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो वो ठोस माध्यम गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस। ये गोलीय लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहते हैं उत्तल लेंस, एक को कहते हैं उत्तल लेंस और दूसरा को कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल है, ये अवतल है। ठीक है, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, दोनों का सतह जो है ना वो स्फेरिकल है, गोलीय है। और गोलीय सतह के कारण
बनने वाले लेंस को कहते हैं गोलीय लेंस। यही प्रश्न कह रहा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। आगे देखो, यहाँ पर एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी मैंने अभी बताया के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने देखिए कोई भी दर्पण है, जैसे मैं एक दर्पण अवतल दर्पण का उदाहरण ले लेता हूं। अवतल दर्पण का ये फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई ए बी, एक वस्तु है ए, ये दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण के सामने रखा गया। अब वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी है, P से दर्पण की ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है। और आप जानते हैं नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो फिर इसकी वस्तु की दूरी तो विपरीत दिशा में है ना आपतित किरण की, तो फिर दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण, अवतल रहे या उत्तल रहेगा तो उत्तर ऐसा हो, और इसके सामने भी वस्तु इधर ही रखेंगे तो उत्तल रहे अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखते हैं तो यह हमेशा ऋणात्मक दूरी देगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, आपका एक प्रकाश की किरणें पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। देखिए जैसे कोई भी लेंस या दर्पण ले लीजिए, लेंस या दर्पण कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है वस्तु। अब इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ये सब प्रकाश की किरणें। तो इस प्रकाश की किरणों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। यही प्रश्न में कहा कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के पथ को हम लोग जो दिखाते हैं किसी दर्पण या किसी लेंस में डायग्राम बनाकर, उस डायग्राम में किरण को, उस पथ को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उठता है। देखिए उत्तल लेंस, आप उत्तल लेंस लेंगे, अच्छा बचपन में या अभी भी हो सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो आप यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें किसी कागज पर या अपने हाथों के सामने, क्या होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस प्रकार से दिखेगा और जितने सारे चारों तरफ से इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे ये सभी सूर्य के प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का कमाल है। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस भी कुछ इसी प्रकार से व्यवहार करता है। और फिर जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं तो आपकी हाथ जलने लगेगी, या कागज के सामने रखोगे तो कागज जल उठेगा। यही प्रश्न में कह रहा है कि उत्पन्न उष्मा से क्या जल जाएगा? कागज जल जाएगा, पत्थर जल जाएगा, पत्थर नहीं जलेगा, समतल नहीं जलेगा, बालू का कण भी नहीं जलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही उत्तर होगा? ए सही उत्तर होगा। कागज जल उठता है उस उष्मा के कारण। ठीक है, आगे है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण, कई बार तो मैंने बताया, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण में एक दर्पण है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में ये फोकस है, ये ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो प्रश्न कह रहा है कि वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है? वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है? तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है? सी से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता? लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है जल, दूसरा ऑप्शन है पित्तल,
तीसरा ऑप्शन है कांच और डी है इनमें से सभी। प्रश्न में कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो पित्तल है, पित्तल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। बाकी जल का, कांच का किया जाता है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, पित्तल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आगे देखिए, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f को कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। u को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और ये है वस्तु की दूरी। याद रखेंगे, u को कहते हैं वस्तु की दूरी, v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और f को कहते हैं फोकस दूरी। तो आपका इसको कहते हैं दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। याद रखेंगे। फिर किसी लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? अगर कोई लेंस है, ये लेंस है, तो इस सतह का अपना वक्रता केंद्र होगा, मान लेते हैं C1, और इस सतह का अपना वक्रता केंद्र होगा C। तो याद रखेंगे कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस दो कोणीय सतहों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसके दो सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र दो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं। आगे देखिए, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वास्तविक प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक इस प्रकार का प्रतिबिंब है, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और सिनेमा घरों में होता क्या है, पर्दे पर ही तो सारा चीज को देख पाते हैं हम लोग। तो फिर पर्दे पर देखने के लिए किस प्रकार के प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए, एक है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। ये गोलीय दर्पण, इसका ध्रुव है और ये वक्रता त्रिज्या है। तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो इस सरल रेखा को कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा वक्रता केंद्र, दूसरा गलत होगा मुख्य ध्रुव। तीसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता त्रिज्या भी गलत होगा। इस लाइन जो ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरती है, ये लाइन ध्रुव और केंद्र से होकर, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे देखिए, फिर एक अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता याद रखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में दो फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं। इस प्रकार से आपको लगभग 20 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन दिया। अगर आपको जिस चैप्टर में दिक्कत होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मैथ्स या साइंस, किसी भी सब्जेक्ट आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत होता है, उस टॉपिक को मुझे कमेंट में बताएं और मैं उस टॉपिक पर आपको फुल डिस्कशन के साथ और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। आपके हेल्पफुल, आपके वो बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर मैं इसी के साथ फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, और इस सीरीज को कंटिन्यू भी रखूंगा। मैं आगे सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, 11th, 12th और 10th, ये सारे तीनों क्लास के जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक होंगे। मुझे कुछ बच्चों द्वारा बोला जा रहा है बार बार कि क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन दें, तो मैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन बैंक को फुल डिस्कशन दूंगा यहाँ पर। बस इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और